सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis and happy Valentine's Week। आज फर्स्ट डे है वैलेंटाइंस वीक का। चलिए फिर सेलिब्रेट करिए। और वैलेंटाइंस का मतलब जिससे भी प्रेम करते हो, अब प्रेम किसी से भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेम की भाषा को किस तरीके से लेते हो, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की चीज़ें। कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर, अभी तक तो देख ही लिया होगा। इट्स हाई टाइम टू वॉच द न्यूज़पेपर, टू सी द न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट न्यूज़ में आपको आया होगा उत्तराखंड दैट द यूसीसी थिंग, बट उसको अभी डिस्कस करना इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। लीगल अफेयर्स के तौर पे आप देख सकते हो इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर क्लैट, अदरवाइज यू डोंट नीड टू गो इनटू डीप। बस इतना याद रखो कि यूसीसी डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी 44 में, विच इज नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर। एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने न्यूज़ पे कि हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। आज हिंदू ने बड़ा अच्छा एक एक्सप्लेनेशन वाला एक पेज दिया, दैट इज टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो डीलिमिटेशन को समझना जरूरी है। लोकसभा की क्या बातें हैं, राज्यसभा की क्या बातें हैं और क्या होता है डीलिमिटेशन, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास समर्थ सेंटर्स। इस तरीके का क्वेश्चन आपको सीयूईटी पूछता है, अब चाहे वो यूजी हो या पीजी हो। अब पूछेगा क्या, समर्थ इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे, या फिर ये पूछ देगा कि समर्थ इनमें से किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज नगोया प्रोटोकॉल। एक्चुअली एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है विच इज कैमरून। कैमरून ने अडॉप्ट किया है नगोया प्रोटोकॉल। सो द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर द हेल इज दिस कैमरून इज एंड व्हाट इज दिस नगोया प्रोटोकॉल। तो ये दो चीजें हमें पता रहनी चाहिए, इसमें एक ज्योग्राफिकल और एक जो करंट पर्सपेक्टिव है उस पर्टिकुलर थिंग का वो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डीलिमिटेशन होता क्या। ये अगर जब नहीं पता है आपको तो आप भले ही कितनी आर्टिकल पढ़ लीजिए, कितना कुछ पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है। डीलिमिटेशन की डेफिनेशन पे ध्यान देना। डीलिमिटेशन मींस द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखिए जब लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होना होता है तो पॉपुलेशन टाइम टू टाइम चेंज होती है। अब पॉपुलेशन टाइम टू टाइम चेंज होगी तो हमें डीलिमिटेशन करने की नीड होती है। क्या है ये समझो। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें 2011 में 10 लोग थे। ठीक है, 10 लोग थे। अब इस 10 लोगों पे हमने कहा कि एक एमपी होगा उस एरिया में। 10 लोग पे करें, ठीक है, इट्स अ फिजिबल रेशियो। लेकिन 10 साल के बाद 2021 में उसी एरिया में हो गए 100 लोग। पॉपुलेशन बहुत मतलब रैपिडली बढ़ा, जैसे 1971 में बढ़ा था। तो फिर भी हम एक रखें, इट इज नॉट गुड। तो एटलीस्ट 2 चाहिए यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एरिया को 2 पार्ट में बांट दिया कि देखो एक इधर रख दिया हमने कि 50 लोग, इधर रख दिए 50 लोग, और कह दिया एक एक। तो इसी को कहा जाता है डीलिमिटेशन। पॉपुलेशन बढ़ने से स्टेट की बाउंड्रीज में अंदर स्टेट्स को फिक्स किया जाता है, बाउंड्रीज बढ़ाई घटाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीलिमिटेशन। जैसे कि आपने सुना होगा मे बी, जब वोटिंग होती है तो लोग जब वोट डालने जाते हैं तो आप जिस एरिया में वोट डालने जा रहे हो, आपके घर के सामने वाला जो रोड के उस पार रहता हो वो कहीं और डालने जा रहा है वोट, बिकॉज ऑफ डीलिमिटेशन। कि डीलिमिटेशन में उसके एरिया का जो पोलिंग है वो कहीं और आ गया, दैट इज डीलिमिटेशन। आई होप कि ये समझ में आए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो हम लोग सीट्स के नंबर्स को फिक्स करने के लिए स्टेट की बाउंड्रीज में अल्टरेशन करते हैं उसे हम कहते हैं डीलिमिटेशन। ठीक है, डीलिमिटेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डीलिमिटेशन सेंटर का आर्टिकल 82 में और स्टेट का आर्टिकल 170 में डिफाइंड है। सेम चीजें हैं लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये 2 आर्टिकल आपको बेसिकली याद रखने हैं। चलते हैं इस पर्टिकुलर इमेज पे जहां से हमें डीलिमिटेशन थोड़ा और क्लियर होगा कि कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डीलिमिटेशन से रिलेटेड। फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन कब आई थी, 1951 में। ठीक है, जस्टिस एन चंद्रशेखर अय्यर उसको हेड कर रहे थे, जिन्होंने लोकसभा की सीट फिक्स की थी 494। आज कितनी है लोकसभा की सीट, 550, और 2 जो हट गई वो एंग्लो इंडियंस की हटी है, याद रखना। उसके बाद आता है सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन 1961 का सेंसस के हिसाब से हुआ, देखो कितने साल का, 10 साल के बाद। और उसके बाद सीट्स 494 से बढ़ा के 552 कर दी गई,
पॉपुलेशन बढ़ा, उस हिसाब से एरिया में डिवीजन किया गया और रिप्रेजेंटेशन को उस तरह से ऊपर नीचे किया गया। थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन जे एल कपूर के टाइम पे हुई 1971 में, जिसमें लोकसभा की सीट 552 से बढ़ा करके 543 कर दी गई, 552 से बढ़ा के 543 कर दी गई, ठीक है। 522 थी, 543 हो गई। और असेंबली सीट्स को 3771 से 3997 कर दिया गया। और उसी साल एक अमेंडमेंट आया, डेट इज 42nd अमेंडमेंट 1976, और उसके बाद सेंसस को फ्रीज कर दिया गया 1971 में। बिकॉज देखो, सेंसस कराना अपने आप में एक बड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और इंडिया में अगर सेंसस की बात कर ही रहे हैं तो 1871 में पहली बार एक अनऑफिशियल सेंसस आया, जिसमें मतलब पूरी तरीके से नहीं, बस थोड़ी बहुत बातें की गई कि हाँ सेंसस में हम क्या क्या कर सकते हैं। डेट वाज मेयो, लॉर्ड मेयो उस टाइम का वाइसरॉय था। और 1881 में जो पहली बार सेंसस की गई, ठीक है, तो उस टाइम पे लिटन आया और रिपन साहब भी थे उसके आगे पीछे। तो ये दोनों तीनों गवर्नर जनरल्स आपको पता होनी चाहिए, वाइसरॉयज पता होनी चाहिए कि जो कि सेंसस के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाता है आपको यहाँ पर कि सेंसस फ्रीज क्यों किया गया। तो इसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है कि सेंसस फ्रीज करने का, कि भाई देखो सेंसस फ्रीज करना इसलिए जरूरी थी बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा था, स्पार्किंग पॉपुलेशन था। तो तभी देखो इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी जब लगाई गई 1974-75 में, तो उस टाइम पे एक चीज थी कि भाई इमरजेंसी आई है, तो उन्होंने राजीव गांधी से पहले संजय गांधी जी और आपको इंदिरा गांधी ने एक फाइनली एक चीज लेके आया, हम दो हमारे दो वाला फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। बेसिकली जो कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह की यूज के बारे में भी बताया गया कि भाई इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था डीलिमिटेशन से रिलेटेड बातें इसमें, थर्ड डीलिमिटेशन तक। उसके बाद नो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई 1991 में, बिकॉज ऑफ सेंसस फ्रीज कर दिया गया था। अब 2001 के सेंसस से होगा। लेकिन जब फोर्थ डीलिमिटेशन कमीशन आई 2001 में, उसमें थे जस्टिस कुलदीप सिंह, ठीक है। इसमें कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, बस एडजस्टमेंट ही हुआ सीट्स का। एंड फाइनली बाय 84th अमेंडमेंट 2002 से सेंसस फ्रीज किया गया 2026 तक। अब जब सेंसस की बात हुई रही है तो 1871 और 1881 एक बार देख लेते हैं। 1871 में पहला अनऑफिशियल सेंसस आया, लॉर्ड मेयो वाज द वाइसरॉय। 10 साल के बाद 1881 रिपन। तो ये दो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज हैं और जिनके टाइम का ये काम कभी कभार पूछ दिया जाता है। और सेंसस कब कब किया गया? अभी तक 4 सेंसस हुए हैं टोटल डीलिमिटेशन के हिसाब से देखा जाए, 1953, 63, 73 एंड 2002। अगला कब होगा बॉस? तो जब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से फिक्स किया गया तो ये बोला गया कि अगला होगा 2026 में। और ये लिख के ले लो, 2026 में भी नहीं होगा, ये 2031 से पहले नहीं होने वाला है डीलिमिटेशन, ठीक है। अब वो बाकी अब चीजें अपडेट होंगी तो दिखेगा ना। अभी तक पॉपुलेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होना कि सेंसस हम कैलकुलेट करना शुरू तो करिए, तब तो आप 2026 तक काम कर पाएंगे। इट्स 2024 ऑलरेडी, आप पास 1 साल है बस इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क, इतना आसान नहीं है हर घर जाकर के देखना कि कितने लोग हैं। पॉपुलेशन में केवल लोग नहीं गिनने होते कितने लोग हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एडल्ट पॉपुलेशन क्या है, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड बर्थ रेट, ये सब देखी जाती है ना। विमेन है, पर मेन विमेन कितनी है, पर वुमेन मैन कितना है, पर एडल्ट वो देखा जाता है, एजुकेशन लिटरेसी रेट देखी जाती है। तो देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। इतना आसान नहीं है सेंसस को बस कैलकुलेट करके छोड़ देना। मेयो और रिपन याद रखिए। आर्टिकल 82 एंड 170 देख ही लिया हम लोगों ने। नाउ ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? बेसिकली एक कमीशन बनाई जाती है, दैट इज नोन एज द डीलिमिटेशन कमीशन। उसका ही काम होता है ये सब करना। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो इलेक्शन कमीशन के साथ काम करती है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होने वाला है, वैसे याद रखना, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 में, और 326 में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज 18+ का वोट कर सकता है। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से इस एज को बढ़ा दिया गया था, घटा दिया गया था 21 से 18, ठीक है। अब डीलिमिटेशन कमीशन में टोटल मेंबर कितने होंगे? सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द जिस स्टेट का डीलिमिटेशन करना है उस स्टेट का SEC। तो टोटल 3 मेंबर कमिटी होगा जिसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, इट इज अ कम्बरसम टास्क इन इट्स ओन वे। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं समर्थ सेंटर्स। बेसिकली समर्थ है हेवी एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है समर्थ। समर्थ का फुल फॉर्म बेसिकली होता है स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। ठीक है, ये स्किल गैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2014 में स्टार्ट हुआ था। दिस वाज रिगार्डिंग द समर्थ। कि बस याद रखो कि समर्थ किसी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, स्किल डेवलपमेंट प्लान और स्किल एनहांसमेंट प्लान से रिलेटेड है। अब आता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इस कंट्री के बारे में, है ना, और नगोया प्रोटोकॉल होता क्या है और इंडिया इससे कैसे रिलेट करता है। ठीक है, चलिए। तो कैमरून ने अभी खैर ये एडॉप्ट किया है नगोया प्रोटोकॉल। कैमरून इज अ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये ओशन के बगल में ही है, साउथ अटलांटिक का रीजन पड़ता है। ठीक है, और इधर आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। अच्छा, कैमरून के साथ एक चीज है कि एक लेक होता है, लेक शाड या लेक चैड, वो 4 कंट्रीज के बीच में है अफ्रीका में। डेट इज कैमरून प्लस चाड प्लस नाइजर प्लस नाइजीरिया। ठीक है, बेसिकली सी स्क्वायर एन स्क्वायर से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इट इज अ समवट ज्योग्राफिकल फीचर इन दिस रीजन ऑफ अफ्रीका, इट इज अ प्राइम ज्योग्राफिकल फीचर। अब आते हैं नगोया प्रोटोकॉल पे। नगोया प्रोटोकॉल बेसिकली बात करता है जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स। कैमरून में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि एंडेमिक है अफ्रीका का या उसी रीजन का, कैमरून का ही। तो इसमें बेसिकली इनका काम होता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया इज अ प्लेस इन जापान कि जेनेटिक रिसोर्सेज और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट होना चाहिए, कंट्री को भी बेनिफिट होता है। और ये यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट है। यूएनसीबीडी साइन हुआ था 1992 में और इसी के बेसिस पे इंडिया का बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। और इंडिया में टोटल उसके बाद फिर बायोडाइवर्सिटी साइट्स हुए, बायोस्फीयर्स हुए, है ना, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हुए, उसके बाद 44 बायोडाइवर्सिटी साइट्स है टोटल। तो ये सब चीजें आई। 3 ऑब्जेक्टिव है सीबीटी का, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। और नगोया प्रोटोकॉल एंड एबीएस वाज अडॉप्टेड ऑन 29 अक्टूबर 2010। अब ये एबीएस क्या होता है? अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजर्स, जो कि इक्वल बेनिफिट शेयर करें। नगोया इज अ प्लेस इन जापान और ये बेसिकली 2014 में इसको अडॉप्ट किया गया था और ये एक सप्लीमेंट्री है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो कि आया था 1992 में। अब इंडिया का स्टेटस देखना जरूरी है कि इंडिया ने कब साइन किया। तो इंडिया इसका सिग्नेचरी भी है कि इंडिया ने साइन किया था इसको 2011 को और 2012 में रेक्टिफाई कर लिया एट द 11th कोप ऑफ सीबीडी इन हैदराबाद। एक और प्रोटोकॉल है कार्टिजिना प्रोटोकॉल, कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, जो कि 2000 में अडॉप्ट हुआ, 2003 में एनफोर्स में आई। बेसिकली रिलेटेड है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना, इसके लिए एक कार्टिजिना प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम पे कंट्रीज को स्टेट भी बोल दिया जाता है। तो उससे मूवमेंट के लिए जो आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, डेट इज कार्टिजिना प्रोटोकॉल। कैमरून की बात करें तो उसमें 11,000 प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज हैं जो कि यूजफुल जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेटिक रिसोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में 2 है, यूनियन गवर्नमेंट रेंज ऑन द फाइनेंशियल ट्रांसफर, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का टॉपिक है और लिबरल आर्ट्स पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, उसको पढ़िएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द क्वाड। द म्यूजिकल उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे, ये ग्रेमी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ग्रेमी अवार्ड्स फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, इट इज मिली साइरस। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में है। सी रूट प्रोजेक्ट है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड अ कंप्लीट इमेज, आप देख सकते हो। इट इज अ कालादान प्रोजेक्ट, कालादान इज अ प्लेस इन म्यांमार, तो वहां से ये कनेक्ट होता है पूरा प्रोजेक्ट। रिवर कालादान, ये रिवर भी है कालादान रिवर, जो हम यहाँ से इंडिया से, यहाँ कोलकाता पोर्ट से इंडिया से लेके आएंगे सी रूट के थ्रू सितवे पोर्ट इन म्यांमार, और उसके बाद म्यांमार के थ्रू उसको हम नॉर्थ ईस्ट और अपने एरिया में भी ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो चिकन नेक है हमारा एक छोटा सा सिक्किम वाला रीजन, वहां से हर कुछ नहीं ले जा सकते हम नॉर्थ ईस्ट में, तो उसके लिए हमने म्यांमार वाला रास्ता चुना। दैट इज कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल इसीलिए है बिकॉज सी रूट है, लैंड रूट है और रेलवेज भी है, तो इसीलिए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहा जाता है।
इसको अच्छे से पढ़िएगा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इट इज एन हिंट बिकॉज म्यांमार के जो भी बातें हो रही है, और कल न्यूज़ में भी आया था, मैंने डाला भी था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कि पढ़िएगा इसको जरूर, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।